हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? फुल। आज तो अपने को 2-3 दिन का छुट्टी का न्यूज़ मिल गया है आकर सर से। गाइस, लॉ के लिए 2 बुक्स करनी है ना, 400 और दूसरी 200। यस भूमिका, 2 बुक्स करनी है। यस बेटे। चलो, ऑल गुड, सब अच्छा है। वेरी गुड। चलो, सब अच्छा ही रहना चाहिए। चलो, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि हम कल से क्या चालू करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल लॉ चालू करने वाले हैं। अभी इंडस्ट्रियल लॉ चालू करने वाले हैं अपन। ये इंडस्ट्रियल लॉ का आपको मालूम है 14 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड फिक्स्ड आते ही आते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये लॉ आपके लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या रहेगा अपने लिए ये? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई एम वेरी गुड। तुम लोग अच्छे हो, मैं बहुत अच्छी हूँ। अगर मेरे बच्चे अच्छे हैं, मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ। चलो, मैं एकदम मजे में। हम घूमने भी जाने वाले हैं तो मैं और मजे में हूँ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो, तो आप लोगों के लिए आज से हम चालू करने वाले हैं आपका इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ आपका बेटे 14 मार्क्स का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। मैम ऑब्जेक्टिव में भी आता है क्या बेटे? यस, आपको ऑब्जेक्टिव में भी आता है। 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते हैं। इन शॉर्ट आपको मैं बोलूँ तो 4 मार्क्स का आपको लेबर लॉ से आ सकता है। आपको 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो इन शॉर्ट कितना हो गया? 14 + 4, 18 मार्क्स। 18 मार्क्स के अराउंड आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लेबर लॉ ला के देने वाला है। तो इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं करोगे। सबसे बड़ी गलती लॉ के अंदर जो सीएमए इंटर के बच्चे करके जाते हैं वो है इंडस्ट्रियल लॉ को इग्नोर करना। और इंडस्ट्रियल लॉ को इग्नोर करना मतलब अपने एग्जाम में इजी मार्क्स स्कोर करने को इग्नोर करना। ठीक है? तो अगर आप इंडस्ट्रियल लॉ इग्नोर करके जा रहे हो मतलब आप अपने मार्क्स को इग्नोर करके जा रहे हो। डन? तो इंडस्ट्रियल लॉ को इग्नोर नहीं करना है। सीएमए इंटर के अंदर बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये बहुत बड़ी गलती करके जाते हैं। वो सोचते हैं हम कंपनी लॉ पढ़ लेंगे, वो सोचते हैं हम कमर्शियल लॉ पढ़ लेंगे, मैम हम केस स्टडी पढ़ लेंगे, सब हो जाएगा, हमारा एग्जाम टिप टॉप जाने वाला है। मैम आपको मालूम ही नहीं हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। हम बहुत भारी के बच्चे। मैम हम कंपनी लॉ कर लेंगे, केस स्टडी कर लेंगे, कमर्शियल लॉ कर लेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लेंगे, सब कर लेंगे और हम एग्जाम पास करके आएंगे, एकदम टिप टॉप करके आएंगे। ऐसा होता नहीं है। आप लोगों के लिए एग्जाम टिप टॉप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट आना चाहिए आपका इंडस्ट्रियल लॉ। आपका इंडस्ट्रियल लॉ। और तुमको मेरे पे भरोसा नहीं रहेगा, एक काम करना, तुम क्या करना ना, तुम ये वाले अटेम्प्ट में एक्सपेरिमेंट करना। तुम ये अटेम्प्ट में एक्सपेरिमेंट करो। मैं ये बहुत बच्चों को बोलती हूँ। अगर बच्चे बात नहीं सुनते ना तो मैं क्या बोलती हूँ, एक काम करो, तुम ये वाले अटेम्प्ट में एक्सपेरिमेंट करो, अगले अटेम्प्ट में इंप्लीमेंट करना। और अगले अटेम्प्ट में देखना कि मैम आप सही बोल रहे थे कि गलत। तुम टेस्ट करो मेरे को, मैम सही बोल रही है कि मैम गलत बोल रही है, क्या करो तुम टेस्ट। ठीक है? चलो, तो आज हम जो चालू करने वाले बेटे इंडस्ट्रियल लॉ का। आपके इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर 5 एक्ट आते हैं जिसके अंदर से पहला है आपका फैक्ट्रीज, दूसरा है आपका ग्रेच्युटी, तीसरा है आपका ईपीएफ एक्ट, चौथा है आपका ईएसआई एक्ट और पांचवा है आपका कोड ऑन वेजेस एक्ट। ये 5 एक्ट करके जाने हैं और ये 5 एक्ट में से 18 मार्क्स के अराउंड आपको स्कोर करने को मिलेगा। और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या है? आपको इजी मार्क्स मिलेंगे इसमें। क्या मिलेंगे? इजी मार्क्स। और इजी मार्क्स किसको नहीं पसंद होते हैं? इजी मार्क्स किसको नहीं पसंद होते हैं? सबको पसंद होते हैं। तुम इग्नोर करके जाएंगे। चलो, अब
सबसे पहला आज हम चालू करेंगे क्या, फैक्ट्रीज एक्ट। क्या चालू करेंगे हम, फैक्ट्रीज एक्ट। अब फैक्ट्रीज एक्ट आपका जो है, फैक्ट्रीज एक्ट, आगे ईयर लगता है इसका 1948। ईयर क्या लगता है, 1948। क्या लगता है ईयर, 1948। 1948। अभी फैक्ट्रीज एक्ट क्या, फैक्ट्री क्या मैम, एक्ट क्या मैम, ये सबको जान दो, ये सबको क्या करने दो, रहने दो। आप पहले आओ किसके ऊपर, 1948 पे आओ। किसके ऊपर आओ, 1948 पे आओ। क्या 1948 से अपने दिमाग में बत्ती जल रही है? क्या 1948 सुन के अपने दिमाग में कोई ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बहुत पॉपुलर ईयर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ फटाफट, चलो बताओ, 1948 सुन के कुछ आ रहा है दिमाग में कि नहीं आ रहा है तुम्हारे? क्या सोच के लगता है तुमको, 1948 सुन के क्या दिमाग में आता है? मैम बहुत पुराना साल है, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। नाइनटीन फोर्टी सेवन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। ईयर याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है बेटे। 1947, 1947 में हुआ क्या था, इंडिपेंडेंस। क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस। तो मैम 1947 में हम आजाद हुए और 1948 में लगीच एक साल के अंदर, लगीच लगीच तो नहीं बोलेंगे एक साल के अंदर, पर एक साल के अंदर अंदर आपने क्या कर दिया मैम, फैक्ट्रीज एक्ट लेके आए। क्यों मैम, फैक्ट्रीज एक्ट क्यों लेके आए मैम? नहीं बेटा, जब मैं बोलूंगी आपको तब लिखना, ओके। सेजल और एक और बच्चे ने मुझे पूछा था, अंकिता। सेजल और अंकिता बेटे, जब मैं बोलूंगी आपको लिखने के लिए तब लिखने का, अभी नहीं लिखना, ठीक है। तो 1948 से अपने को याद आता है इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ था, और लगीच एक साल के अंदर अंदर क्या आ गया अपने पास, फैक्ट्रीज एक्ट आ गया। क्यों आया ये फैक्ट्रीज एक्ट, क्यों आया ये फैक्ट्रीज एक्ट, वो भी एक साल बाद आया। स्टार्टिंग में क्यों नहीं आया, स्टार्टिंग में क्यों नहीं आया? जब देखो अपना इंडिया जब आजाद हुआ था तो इंडिया के हालात कुछ क्या थे, बहुत खराब। हालात क्या थे, खराब। अब अपने को इमीडिएट क्या चाहिए थी, इमीडिएट इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए थी। क्या चाहिए थी, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि नया नया देश है, नया नया देश आजाद हुआ है। अब नया नया देश आजाद हुआ है तो देश को क्या लगेंगे, पैसे। देश को लगेंगे पैसे, और पैसे जनरेट करने के लिए क्या लगेंगे, फैक्ट्री। पैसा लगेगा, पैसा जनरेट करने के लिए फैक्ट्री लगेगा। तो ये सारी चीजें जब सेल होना चालू होगी, जब ट्रेड होना चालू होगा, तब जाके इकोनॉमी क्या होगी, बढ़ेगी। जब लोग पैसा कमाना चालू करेंगे, जब लोग पैसा खर्चना चालू करेंगे, जब सेल परचेज होगा, जब ट्रेड होगा, जब बिजनेस होगा, तब जाके आपका इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा कंट्री को। कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ मिलना क्या था, बहुत जरूरी। क्योंकि कंट्री अभी किससे जूझ रही थी, गरीबी से। कंट्री जूझ रही थी किससे, गरीबी से। अब ये सब करने के लिए, ये सब करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए थी। हमने क्या किया ना, हमने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म तो ला दिए। क्या लाए, नेहरू जी ने क्या बनाया, एक 5 ईयर प्लान बनाया। क्या बनाया, 5 ईयर प्लान। उस 5 ईयर प्लान में, उस 5 ईयर प्लान में सबसे ज्यादा जो फोकस करने वाली चीज थी, उन्होंने बोला इस 5 साल में हम किन चीजों पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे रेलवे, स्टील, कोल एंड पावर। हम इन 4 चीजों पे फोकस करेंगे, हम इन 4 चीजों पे फोकस करेंगे पहले 5 साल में। क्यों मैम, ये 4 चीजें क्यों चूज करी गई, मैम ये 4 चीजें क्यों चूज करी गई मैम?
किसी को पता है, कोई मुझे बता सकता है कि रेलवे, स्टील या किसी भी चीज को, आपको इन चारों में से कोई भी एक चीज, कोई भी एक चीज जो आपको मालूम रहेगी, इन चारों में से कोई भी एक चीज क्यों चूज करी गई रहेगी उस वक्त कि इन पे हम फोकस करेंगे और इनको हम क्या करेंगे, पहले ग्रो, क्यों फोकस किया गया रहेगा इनके ऊपर? क्या आप लोग थोड़ा सा सोच के बता सकते हो? फंड्स के लिए, फंड्स के लिए तो करना है ही, फंड्स के लिए तो था ही, पर ये चार चीज क्यों? सब्जियां क्यों नहीं, एग्रीकल्चर क्यों नहीं, बाकी के आपके वेलफेयर प्रोडक्ट्स क्यों नहीं? क्योंकि देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रेलवेज की। सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवेज की। आपका इंडिया बहुत बड़ा है, कितना बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। जब तक आप एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपको ट्रेड होना बहुत मुश्किल है, तब तक आपके लिए क्या होना बहुत मुश्किल है, ट्रेड। क्योंकि आपके रिसोर्सेज भी कहाँ है, दुनिया के हर एक कोने में। आपके रिसोर्सेज को जहां पे जरूरत है वहां पे लेके आने तक, फैक्ट्री तक लेके आने के लिए, फैक्ट्री से बाहर ले जाने के लिए, सब चीजों के लिए क्या लगता है, ट्रांसपोर्ट लगता है। क्या लगता है, ट्रांसपोर्ट। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट लगता है। क्या लगता है, ट्रांसपोर्ट। और पूरे कंट्री में जब अपने को चीजें पहुंचानी है, उस वक्त आपको कुछ भी चीज पूरे कंट्री में लोगों तक पहुंचानी है, तो हमको क्या लगेगा, ट्रांसपोर्ट लगेगा। ट्रांसपोर्ट लगेगा, रूरल एरियाज को अर्बन एरियाज के साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि लोग भी काम कर पाए इधर उधर जाके। उसके अलावा जो अपना एग्रीकल्चर है, या जो अपने लोग है, या जो अपने गुड्स जो बन रहे हैं, जो रिसोर्सेज है, उन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या लगेगा भाई, रेलवे लगेगी। क्या लगेगी, रेलवे। तो सबसे पहली चीज हमने क्या सोची, हम करेंगे ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पे हम जा पाए। अब रेलवे लगेगी अगर, तो रेलवे बनती कैसे है, रेलवे कैसे बनती है? रेलवे को बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, रेलवे लाइंस बनाने के लिए क्या लगेगा अपने को, स्टील लगेगा। क्या लगेगा, स्टील लगेगा। अब आपका जो स्टील रहता है बेटे, वो स्टील माना जाता है इंडस्ट्री का फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्री, फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्री। मतलब एक इंडस्ट्री बनने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए थी, स्टील चाहिए थी। स्टील के बेसिस पे अगर कोई फैक्ट्री चालू हुई है दुनिया में, अगर कोई फैक्ट्री चालू हुई है अपने इंडिया में सबसे पहली, वो किसकी फैक्ट्री थी, स्टील की फैक्ट्री थी। किसकी फैक्ट्री थी, स्टील की। ये जो स्टील है, ये स्टील आपको हर एक चीज बनाने में हेल्प करेगी। रेलवे बनाने में हेल्प करेगी, शिप्स बनाने में हेल्प करेगी, गुड्स पहुंचाने में, यहाँ से वहां से लाने में, मशीनरी बनाने में हेल्प करेगी। अब मशीन तो लगेगा ना, इंडस्ट्रीज फैक्ट्री चालू होंगे तो क्या हाथ से सब चीजें होंगी, क्या नहीं, मशीन लगेगी। इन शॉर्ट, एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अपने को, जो भी मशीन चाहिए, जो भी एसेट्स चाहिए, जो शिप्स चाहिए, जो फैक्ट्रीज चाहिए, उन सब में क्या लगेगा अपने को, स्टील। तो स्टील भी क्या बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो अपना रेलवे था वो बन गई, स्टील भी लग गया, बन गई रेल। वो चलेगी कैसे, उसको हम पावर कैसे करेंगे? रेलवे पहले के जमाने में किससे चलता था, कोल से चलता था। रेलवे में कोल लगता था। और रेलवे छोड़ो, बहुत सारे मशीन्स भी पहले किससे चलते थे, कोल से चलते थे। स्टील बनाने में कोल लगता है। स्टील बनाने का एक रॉ मटेरियल क्या है, कोल है। स्टील बनाने के रॉ मटेरियल के अंदर क्या आता है, कोल। तो कोल भी बहुत क्या हो जाता था, इंपॉर्टेंट। तो कोल एक्सट्रैक्शन पे ध्यान दिया गया। फिर चौथी चीज हमने दुनिया में लेके जो सबसे पहला फोकस रखा, वो किस पे रखा, पावर पे। पावर पे क्यों रखा मैम, अंधेरे में कैसे जिएगा इंसान,
सबसे ज्यादा जरूरी जो अपने एक कंट्री में होती है वो रहती है पावर। भाई अंधेरे में जीवन कब तक जी सकता है इंसान? मशीनरी जो लगेगी उसके चलाने के लिए भी पावर लगेगा। आपके नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पावर। इंडस्ट्री चलाने के लिए, इंडस्ट्री के अंदर फैक्ट्रीज चलाने के लिए, मशीन्स चलाने के लिए, ये सारे कम्युनिकेशन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक कम्युनिकेशन करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए क्या लगेगी? पावर। इसलिए ये चार चीज़ों पे क्या किया गया? फोकस। ये चार चीज़ों पे क्या किया गया? फोकस। तो जब ये चीज़ें आई, इसका मतलब हम क्या डेवलप करना सोच रहे हैं? ये सब चीजों से हम क्या डेवलप कर रहे थे? हमारे इंडिया में इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे थे। क्या डेवलप कर रहे थे? इंडस्ट्रीज। ताकि फैक्ट्रीज बने, फैक्ट्रीज बनेंगे अगर तो हमको स्टील मिलेगा, हमको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हमको गुड्स मिलेंगे। उसके अंदर ये सब चीजें हो गई किसके बारे में? आउटपुट के बारे में, कि फैक्ट्रीज रहेंगी तो ये सब चीजें हमको अवेलेबल होंगी, हमको आगे ट्रेड करते आएगा। लेकिन फैक्ट्रीज जब चालू होंगे तो वो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाके देंगे, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। अब आपके जो फैक्ट्रीज आए वो क्या लेके आए? एम्प्लॉयमेंट लेके आए। क्योंकि जब इंडिया आजाद हुआ तो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो सारी की सारी पॉपुलेशन क्या थी? अनएम्प्लॉयड। हर एक इंसान को क्या चाहिए था? एम्प्लॉयमेंट। हर एक इंसान वॉज लुकिंग फॉर कुछ काम मिल जाए और कुछ पैसा आ जाए ताकि मैं मेरे घर वालों का पेट भर सकूं। उस टाइम पे परिस्थितियां कुछ ऐसी थी। तो जब फैक्ट्रीज आए, जब इंडस्ट्रीज डेवलप हुई तो क्या मिला लोगों को? एम्प्लॉयमेंट मिला। अब एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिला रहेगा क्या कम मिला रहेगा? मुश्किल से एक दो इंडस्ट्रीज शुरू हुई रहेंगी स्टार्टिंग में। तो अब जो एम्प्लॉयमेंट मिला है, अब वो कितना एम्प्लॉय करके भी कितना एम्प्लॉय कर पाएगा? करेक्ट है। तो आपके जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन हद से ज्यादा थी। वो पॉपुलेशन हद से ज्यादा पॉपुलेशन थी। अब जब ज्यादा रहती है कोई चीज, जब कोई चीज ज्यादा रहती है तो वो क्या रहती है? सस्ती। क्या रहती है वो? सस्ती। एंड आपके जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तब इतने ज्यादा लोग रहना, इसका मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन। क्या रहता है? एक्सप्लॉइटेशन। मैं आप लोगों को एक है ना वीडियो दिखाऊंगी। मैं आप लोगों को क्या दिखाऊंगी? एक वीडियो। प्लीज मुझे बताना कि आप लोगों को एग्जाम आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ये डॉक्यूमेंट्री है। ये आपकी डॉक्यूमेंट्री है जो अपनी स्टील की सबसे पहली इंडस्ट्री चालू हुई थी जमशेदपुर में। ये देखो, ये एक डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री है, मूवी नहीं है। क्या है? डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री और मूवी में क्या डिफरेंस रहता है? आपकी मूवी क्या रहती है? आपकी मूवी क्या रहती है? रील रहती है। और आपका डॉक्यूमेंट्री क्या रहता है? रियल रहता है। चलो, आवाज आ रही है क्या? एक बार चेक करके मुझे बताओ आप। क्या वीडियो का आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा है? ओके। एक ही मिनट बेटे, रुको 2 मिनट। मैं
2 मिनट रुको, मैं सर को बोलती हूँ। नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं, 2 मिनट रुको, मैं चेक कर रही हूँ। हेलो अभी आ रहा है क्या? आवाज करो, चेक करो, आ रहा है अभी? रुको, मैं मेरे फोन में चेक करती हूँ। बरं ठीक आहे. In this age of machines, what makes a nation strong? Miles of railway track, miles of surface roadways, steel ships to carry the nation's wares, plenty of fuel and power, coal from the mines, oil from deep in the earth, electric power flow. अच्छा, आपने ध्यान से देखना है, आपने चीजों को नोट डाउन करना है, आपने ऑब्जर्व करना है, ओके? तो आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है? ऑब्जर्व करना है, पिक्चर देखने की है, टाइम पास नहीं करने का। In this age of machines, what makes a nation strong? Miles of railway track, miles of surface roadways, steel ships to carry the nation's wares, plenty of fuel and power, coal from the mines, oil from deep in the earth, electric power flowing to factories and mills, driving the wheels of industry. Above all, iron and steel. Iron and steel are essential raw materials for all the major industries of India. तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि एक नेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए अपने को? स्टील चाहिए, रेलवे लाइन चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट चाहिए, शिप्स चाहिए। तो ये सारी चीजें अपने को एक नेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए चाहिए रहती है। Ways under heavy pressure to furnish new services to carry their growing business. For the shipyard, building the foundations of a new merchant fleet. For construction, with the second five-year plan, the nationwide program of building heavy industries is well begun.
At present, most of India's steel production is at Jamshedpur in Bihar. Here are the Tata works. A second plant is Indian Iron and Steel at Burnpur in West Bengal. A third is Mysore Iron and Steel at Bhadravati. In the second 5-year plan, 3 new plants will arise. The first at Rourkela, built in cooperation with West German capital and technicians. The second plant will come up at Bhilai, another joint enterprise with India and Russia taking part. The third new plant will appear at Durgapur, this too a partnership of Indian and British capital and technicians. Besides these, the existing mills will increase their output. Capacity at Tata's new plant will be nearly doubled. Other plants too will be expanded. India produced in 1955 1 1/3 million ingot tons. By 1960, the steel industry will deliver over 6 million ingot tons per year. India holds rich resources of high-grade iron ore. Limestone and coal are here too, the other raw materials for making steel. On the borders of Orissa and Bihar lies the ore field of Nawamandi. In this field alone are 12,000 workers. They drill and blast the iron ores, mine them and transport them to the steel mills. Every day, the bare hills echo with the noise of drilling and the cannonade of 1,000 explosive charges. It is nearly 90 miles from the Nawamandi fields to the mills. The raw ores travel first to the washing plant, where earth and dust are washed away. From the hoppers, iron ore cascades into waiting wagons. Every day, between 2,000 and 3,000 tons of ore travel to the mills from this one field. From here, a straight run to India's city of steel, Jamshedpur. From every part of the town, you can see the tall stacks and furnaces, and hear the deep voice of the siren calling each shift. The steel works cover more than 1,500 acres. In the steel plant and its companion industries, nearly 60,000 people are employed. How is steel made? We begin with coal, converted into coke. Coke is used in the blast furnace for smelting the ore. Limestone acts as a flux to remove waste metal. Iron comes from the furnaces. It is purified in stages until it becomes steel. First of all, pulverized coal is charged into the cooking ovens from a traveling lorry. The coke battery is a whole row of separate ovens. Bhikaji works at the coke battery as driver of the door extractor. At the right moment, he controls the release of the flaming coke into a moving car. The coke has been burning in the ovens for 18 hours at a temperature more than 1,000 degrees centigrade. The cars move under jets of water, and in 3 minutes the flaming coke is quenched. A column of white steam rises from the quenching tower into the blue sky. Now the quenched coke falls into a bin, ready to move on conveyors to the blast furnace. All the raw materials for steel, coal, limestone, iron ore are found within 100 miles of Jamshedpur. तो अभी तक क्या क्या देखा अपन ने? पूरे आपके फैक्ट्री के अंदर जो विजुअल देखे आपने, वो कैसे देखे? सिर्फ धूल मिट्टी है, धुआं है, गरम मटेरियल्स है आसपास, 1000 डिग्री के मटेरियल्स आसपास यूज हो रहे हैं, वो वर्कर्स वहीं पे आसपास काम कर रहे हैं, कंप्लीट पूरे टाइम वो धूल मिट्टी के एक्सपोजर में है, हीट और हाई टेम्परेचर के एक्सपोजर में है वर्कर्स. Up the long conveyors, the coke travels to the iron towers of the furnace. All the raw materials go into the blast furnace at the top. In the raging heat of the furnace, metal waste or slag
is separated from the molten iron. Balwant Singh looks into the heart of the furnace to check the levels of the molten metals. He reduces pressure in the hot air blowers, for the iron is now ready to be tapped. Before the furnace is tapped, a sample कितने ज़्यादा टेम्परेचर वाले मटेरियल से काम कर रहा है एक इंसान, वो भी कितना दूर खड़ा होकर काम कर रहा है. अगर ये गलती से भी उसको टच होता है या किसी और के ऊपर गिरता है तो उसको कितना नुकसान पहुंच सकता है, कितना डेंजरस है ये काम. liquid steel is taken for laboratory testing. Every batch of steel is made according to exact specifications for quality. Now the metal is ready for pouring. The 5-ton ingot cases are filled with high-quality finished steel. Another shift has ended. All night long, the glow of the furnaces lights the sky. Soon it will be dawn. A new shift, a new day. ये जो शाइनी पार्ट आप शाइनी दिख रहा है. In the blooming mill, an overhead crane carries the red-hot steel ingots and lowers them into the soaking pit. The pit is an oven where each ingot is heated to proper temperature for rolling, somewhere near 1000 degrees centigrade. When it is heated, the ingot travels to the rollers, which will take it to the cogging mill. ये देखो कितना हॉट टेम्परेचर उन्होंने ऐसे ओपनली छोड़ दिया. उन्होंने ऐसे ओपन These are skilled operators at the cogging mill. They guide the rollers of the ingots into long blooms, pliable lengths of steel ready for rolling into many other forms. Now the bloom is ready to be cut. The flying shear bites through the metal, cutting it into required length. ये देखो एक सेल्फ एक्टिंग मशीन है. सेल्फ एक्टिंग मशीन क्या, वो बीच बीच में कट कर रही है, वो हिल रही है. अब वो जो मशीन सेल्फ एक्टिंग मशीन है, क्या वो कभी भी मिस एक्ट कर सकती है? मिस हैपन हो सकता है यहाँ पे? बिल्कुल हो सकता है. तो आपने अभी जो ये डॉक्यूमेंट्री देखा, ये क्या है आपका? ये है आपकी फैक्ट्री. ये कंडीशंस थे आपके फैक्ट्री के इन 1947 एंड 1948 एरा. ये जो एरा था, ये आपके फैक्ट्रीज के रियल कंडीशंस हुआ करते थे. और ऐसे कंडीशंस में इंसान काम करते थे, वो भी लाखों के तादाद में. आपको अगर मैं दिखाऊं गूगल पे सर्च करके, ये देखो इंडिया के अंदर इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग कितने थे? 2.4 मिलियन के जितने. यस कार्तिक, आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट्री. तो 2.5 मिलियन लोग इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉयड थे. और अगर फैक्ट्रीज के अंदर स्पेसिफिक बात करेंगे तो 24 लाख लोग फैक्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉयड थे. और अगर इतने लोग फैक्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉयड थे, इसका मतलब कि भाई आप लोगों को एक्सप्लॉइटेशन करने का क्या है? पूरा अपॉर्चुनिटी. क्यों मैम?
क्योंकि सबसे पहली बात तो लोगों को चाहिए था काम, काम चाहिए था, क्यों चाहिए था, ताकि पैसे मिले, काम चाहिए था, क्यों चाहिए था, ताकि पैसे मिले। अब जब काम चाहिए तो 100 रुपए दो, 10 रुपए दो, 50 रुपए दो, हमको तो चलेगा, क्योंकि अगर हमने नहीं किया तो दूसरा आदमी क्या है, रेडी है, दूसरा आदमी क्या है, रेडी है। दूसरा, वर्किंग कंडीशन देखो फैक्ट्रीज की, वर्किंग कंडीशन देखो, एक खाली एक डंडा है जिसके ऊपर एक लेडी चल रही थी, वो भी सामान लेके अपने सर पे, सिर्फ एक डंडा, सिंपल प्लेन पतला सा डंडा था जिसके ऊपर वो लेडी को चलना पड़ रहा था, और वो भी हाइटेड था, हाइटेड था, या उसको नीचे से ऊपर के लेवल पे जाने का था, सिर्फ और सिर्फ एक डंडा था चल के जाने के लिए, उस डंडे पे चल के लेडी जा रही थी। तो आप वर्किंग कंडीशंस देखो, आपके वर्किंग कंडीशंस फैक्ट्रीज के क्या थे, बहुत खराब, बहुत खराब। प्लस आप इतने लोग की जो एम्प्लॉयमेंट थी, सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रही थी, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ हो रही थी, फैक्ट्रीज के अंदर हो रही थी, और इतने लोग काम करने के लिए थे, तो जो ओनर्स होते थे वो ओनर्स भी क्या करते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन, कम पैसे देंगे, क्योंकि बहुत लोग रेडी है काम करने के लिए, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, तो वो क्या करते थे, पूरा पूरा दिन काम कराएंगे, 12 14 घंटे आपसे काम करवाएंगे, आपको 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए देंगे, आपसे आपसे आपको बैठने तक का मौका नहीं दिया जाता था, आपने जैसे ही बैठा वैसे ही सुपरवाइजर मारने पीटने लगता था। सुपरवाइजर भी क्या थे, बहुत खतरनाक। आप अगर एक मूवी देखेंगे जाके, मशीन्स 2016 करके एक मूवी है, जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया हुआ है, और वो मशीन्स 2016 के अंदर है ना, एक है ना, ओनर बोलता है, ओनर एक लाइन देता है, क्या लाइन देता है, दे विल वर्क बेटर if their stomach is empty। मैं इनको खाना नहीं खाने देता हूं, क्योंकि अगर ये लोग का पेट खाली रहेगा ना, ये लोग काम ज्यादा करेंगे, ये लोग का पेट खाली रहेगा तो ये लोग क्या करेंगे, काम ज्यादा करेंगे, ताकि इनको क्या मिल पाए, पैसे मिल पाए, और ये लोग क्या कर पाए, खाना खा पाए। ये लाइन बकायदा बोली हुई है, तुमको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, जाके मशीन 2016 मूवी देखना, मूवी देखना। मैं तुमको यहाँ नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइटेड है, तो मैं तुमको यहाँ पे प्ले करके नहीं दिखा सकती, पर तुम ये मूवी अगर देखेंगे तो तुमको समझेगा कि किस हिसाब से वर्कर्स का क्या किया जाता है, वर्कर्स का ट्रीटमेंट होता था, किस हिसाब से वर्कर्स का ट्रीट किया जाता था। तो उस कंडीशंस को देखते साथ, ऐसे कंडीशंस को देखते साथ क्या लेके आया गया, फैक्ट्रीज एक्ट लेके आया गया। फैक्ट्रीज एक्ट किसके ऊपर अप्लाई कराया जाएगा, फैक्ट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल करवाया जाएगा। और क्यों लेके आया गया ये फैक्ट्रीज एक्ट, क्योंकि आप लोगों के जो वर्कर्स थे, उन वर्कर्स की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, उन वर्कर्स को आप एक पतले डंडे पे चला रहे हो, उतना सामान लेके आप इतने हीटेड टेम्परेचर के मटेरियल के साथ उनको काम करने के लिए बोल रहे हो, कोई सेफ्टी गेयर नहीं है, आप छोटे बच्चों को काम करवा रहे हो, आप लेडीज को काम करवा रहे हो, आप ओल्ड पीपल को काम करवा रहे हो, ये सारी चीजें आप करवा रहे हो, ये सारी चीजें आप करवा रहे हो, तो आपको सेफ्टी मेजर्स क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। आपको सेफ्टी मेजर्स क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। इसके लिए एक्ट लेके आया गया है, कौन सा वाला, फैक्ट्रीज एक्ट। इसके लिए क्या लेके आया गया, फैक्ट्रीज एक्ट लेके आया गया। टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के अंदर जो वर्कर्स एम्प्लॉयड है उनके हेल्थ और वेलफेयर के लिए क्या लेके आया गया, फैक्ट्रीज एक्ट लेके आया गया। क्योंकि आपने जो अभी डॉक्यूमेंट्री देखी उसमें देखिए कंप्लीट 24 आवर्स धूल के एक्सपोजर में लोग हैं, इनहेल वही एयर कर रहे हैं, वो पूरा पूरा टाइम अंधेरे में है, हीट टेम्परेचर के आसपास काम कर रहे हैं,
उनको ये सारी चीजों से क्या होती थी, बीमारियां। तो फैक्ट्रीज एक्ट लेके आएगा ताकि वर्कर्स के वेलफेयर हो सके, उनके हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स के लिए काम किया जाए। इसके लिए आपका फैक्ट्रीज एक्ट लेके आया गया। होते हैं ना इंसिडेंट्स, होते हैं ना फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर जो जितने आपको ये सारे सेफ्टी मेजर्स किए गए हैं, ये क्यों किए गए हैं, क्योंकि इतने इंसिडेंट्स भी हुए हैं। कल के लेक्चर में मैं आपको इंसिडेंट्स दिखाने वाली हूँ कि कौन से इंसिडेंट की वजह से किसको कितना हार्म हुआ है। बहुत सारे वर्कर्स के साथ क्या होता था ना, मर्डर भी हो जाते थे। वर्कर्स के साथ है ना मर्डर भी होता था, क्योंकि उस टाइम पे अगर किसी भी वर्कर ने आवाज उठाई तो उसका सीधे सीधे मर्डर कर दिया जाता था। तो कल के लेक्चर में आपको मैं इंसिडेंट्स बताऊंगी कि किस रीजन की वजह से ये सब चीजें लाना क्या था बहुत जरूरी, क्योंकि आपका ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते थे, आपके वर्कर्स को क्या क्या तकलीफें होती थी, वो सारी की सारी इंसिडेंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या तकलीफों की वजह से ये लाना क्या है बहुत जरूरी। दीपक बेटे आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टाइम पे होगा, एग्जाम से पहले होगा। और आकाश अग्रवाल क्लासेस सिलेबस खत्म करवाने के बाद बेटे सक्सेस बैच भी लेता है, रिवीजन बैचेस भी लेता है और मैराथन्स भी लेता है। तो आपको उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एमसीक्यूज के मेला भी लेता है। तो आपका टाइम पे लेक्चर खत्म, सिलेबस खत्म होगा और उसके बाद रिविजन्स भी होंगे, मॉक टेस्ट पेपर भी लेता है आकाश अग्रवाल क्लासेस। तो ये सब चीज़ें वो कर पाता है क्योंकि सिलेबस टाइम पे खत्म होता है। इसके लिए उसके बाद ही वो रिविजन बैचेस और सक्सेस बैचेस चालू करता है। तो सक्सेस बैचेस और रिविजन बैचेस वो क्यों कर पाता है, क्योंकि उसका सिलेबस टाइम पे खत्म होता है और इसके बाद जाके टाइम जो अवेलेबल रहता है उसके बाद आपको रिवीजन बैचेस करवाए जाते हैं, सक्सेस बैचेस करवाए जाते हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स करवाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों करवा पाता है एएसी, क्योंकि उसका सिलेबस टाइम पे खत्म होता है। तो बेटे आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी तो अपन ने चालू किया है, अभी से तुम खत्म करने की बात करेंगे तो कैसे चलेगा। यस, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। भाई आप अगर प्रोसेस के अंदर स्किप करोगे, ए के बाद ही बी आता है, बी के बाद ही सी आता है, डी के बाद ही ई आता है। बचपन में जब मम्मी पढ़ाती थी तो तुमने ए बोला, फिर बी बोला, फिर सी बोला, पर डी नहीं बोला, फिर तुमने क्या बोल दिया, ई। तो क्या पढ़ती थी अपने को, क्या पढ़ती थी अपने को, चप्पल। तो जब मम्मी पढ़ा रही है, तो बेटे प्रोसेस में पढ़ाएगी और प्रोसेस के साथ ही पढ़ाएगी। प्रोसेस में एक भी स्टेप मिस कराएगी क्या, नहीं। तो जब मिस होता है स्टेप तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, गलत। तुम लोग करते थे कि नहीं मिस, तुम लोग एबीसीडी पढ़ते वक्त तुम लोग कुछ मिस करते थे कि नहीं करते थे। नहीं बेटे मैं आपको लिखवाऊंगी, ऋतिका टेंशन लो मत, मैं आपको सब लिखवाऊंगी बेटे, जो लिखना रहेगा मैं सब लिखवाऊंगी आपको। चलो, शर्ट से चाटा पढ़ता था, करेक्ट है, मेरे को भी पढ़ता था, मैं भी है ना, मैं कुछ तो करती थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं ना 1 2 3 4 पढ़ती थी और 29 नंबर शायद छोड़ देती थी और 30 लिख देती थी। 1 2 3 4 सही लिखूंगी 28 तक, फिर 29 छोड़ देती थी, भूल जाती थी और फिर मैं 30 लिख देती थी। अटेम्प्ट एक्सपेरिमेंट होगा, करेक्ट है, अटेम्प्ट एक्सपेरिमेंट में तब्दील हो जाएगा। मैंने बहुत मार खाई है इस 29 के चक्कर में, बहुत ही ज्यादा। चलो डन। ये एप्लीकेबल किस पे होगा, ये एक्ट, ये एप्लीकेबल होगा पूरे इंडिया पे, पूरे इंडिया पे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, पूरे इंडिया पे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, मार खाने की वजह से ये आया है, ये आया, वेरी गुड, करेक्ट है, सही बात है। ये बस मेरी मम्मी की तरफ ना मत बोल, तुम मेरी मम्मी के सामने मत बोल देना ये, नहीं तो मेरी मम्मी सोचेगी वापस मारना चालू करती हूँ मैं इसको।
चल, तो ये एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होने वाला है, जम्मू कश्मीर के साथ में। और आपके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्ट्री के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जा रहा है उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। और सारी फैक्ट्रीज जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करती है उन पे भी ये क्या होगा? एप्लीकेबल। कब आया था ये इफेक्ट के अंदर? 1 अप्रैल 1949 में। कब आया था इफेक्ट के अंदर? 1 अप्रैल 1949। डन। हाँ, 12 से 1 पे आ जाए मैम, करेक्ट है। चलो, मम्मी का डर आज भी है ना? है ना? बिल्कुल है। मम्मी का डर कभी नहीं खत्म होने वाला है। डन। तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ रीजंस, कुछ इंसिडेंट्स आपके क्या हुए थे, और उसके बाद हम आपका कंप्लीट डेफिनेशन चालू करेंगे। आपके चैप्टर का फुल फ्लेज कल से हम डेफिनेशन चालू करेंगे। कल से बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हर डेफिनेशन में हमारे पास एक नया तरीका रहता है लर्न करने का, जो तरीका बहुत नायाब है, जो कहीं पे तुमको देखने सुनने मिलेगा नहीं। और जो तरीका मैं आपको लर्न करने से बताऊंगी उसमें आपको मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी रहेगा, और आपको पढ़ने का भी मन करेगा। और आपका जो लर्न करने का सबसे ज्यादा डर रहता है, मैम लर्न कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, वो भी क्या हो जाएगा? दूर। ये दूरियां, इन राहों की दूरियां। डन। कल से अपन क्या करेंगे? कल से क्या चालू करेंगे? अपन डेफिनेशन चालू करेंगे। आज के लिए आप लोगों को मैं इतना 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 ही छोड़ूंगी। आप लोगों के लिए क्या रहेगा? आज छोटा सेशन लिया अपन ने। चलो, आज अपन यहाँ पे खत्म करेंगे। बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो।